बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। किसी मुनासिब होटल में जहां टेलीफोन की सहूलत मुहैया हो, क़याम करना और हर शाम 7 बजे मुजम्मल के नंबर पर ही मुझसे टेलीफोन पर राब्ता करके रोज़ की सूरत हाल से आगाह करना। यहाँ हमारा सब काम बिल्कुल तैयार है, इसे निपटा कर जल्द अज जल्द तुम तक पहुँचना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह लड़कों को हिरासत से छुड़वा लेंगे। टेलीफोन पर कैसर को तसल्ली देकर मैं मुजम्मल के घर लौट आया। थोड़ी देर बाद कैसर का फ़ोन आया और इसने शांतिपुर के एक होटल का नंबर बताते हुए मुझे कहा कि मैंने होटल में कमरा ले लिया है और अब वो थाने जा रहा है। मैंने इससे कहा कि रुपया बड़े बड़ों को ख़रीद सकता है, थानेदार को $1000 देना। मुझे यकीन है कि वो पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने दुम हिलाने लगेगा। मैं यहाँ का काम मुकम्मल करके तुम्हारी तरफ रवाना हो जाऊँगा। मुजम्मल टेलीफोन पर मेरी गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने इसे कहा कि अचानक पड़ने वाली उस्ताद के बायस मेरे तयशुदा प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ हो गईं। सोनिया को उठाने के बाद इसे रानी, इसके लड़के राजी की बीवी और हमीद के हमरा हिरन घाटा ले जाने के लिए मेरे 3 थाई साथी भी इनके हमरा जाएंगे और बाकी 3 राजी और मैं शांतिपुर जाएंगे। मुजम्मल को मैंने कहा, कैसर और इसके साथियों ने मुझसे दोस्ती की हदों को पार कर दिया है। वो मुझे इतने अजीज हैं कि अगर मुझे इन्हें रिहाई दिलाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं हरगिज़ दरेग नहीं करूँगा। एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कैसर और इसके साथी बगैर किसी लालच के मेरे और मौत के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो गए। आज इन पर मेरी वजह से मुश्किल आन पड़ी है तो मैं इनके का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मुजम्मल चंद लम्हे सोचता रहा और बोला, दोस्त, चिटागंग में हमारी मुलाकात और दोस्ती बहुत मुख्तसर अरसे तक रही है। इसी मुख्तसर मुद्दत के ताल्लुकात के नाते तुमने मखसूस हमारी ज़रूरत के लिए जो काम किया, जो तुम्हारे आने से पहले सिर्फ हमारी दिली आरजू से आगे ना बढ़ सका था। तुम्हारे दिल में कैसर के लिए जो जज्बात हैं वैसे ही मेरे और मेरे साथी अफसरों के दिल में तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी इस मुश्किल में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे इंतहाई वफादार और काबिल एतमाद 3 फौजी, जिनमें एक JCO भी है और वो खलना में पहले भी तुम्हें मिल चुका है, सिविलियन लिबास में मुसल्लह होकर तुम्हारे साथ शांतिपुर जाएंगे। भारत से इनको भी बेहद नफरत और अदावत है। तुम्हारी कमांड में वो तुम्हारा हर हुक्म बजा लाएंगे और तुम्हारे साथियों को छुड़वाने में अपनी जानों को भी परवाह ना करेंगे। मुजम्मल की इन बातों से मुझे बड़ी तकवीयत पहुंची। हमने ये फैसला किया कि शांतिपुर में साथियों को छुड़वाने के बाद इन्हें बजाय वहीं से खुशकी के रास्ते दिल्ली और दार्जिलिंग भेजने के हम इन्हें शांतिपुर से करीबी राना घाट के रास्ते वापस बांग्लादेश में ले आए और हिरन घाटा से स्टीमर पर पहले होड़ा कलकत्ता के साहिल पर इन्हें उतार कर फिर बैंकॉक जाएं। हमारे ग्रुप में सिर्फ रजी ही बंगाली जुबान जानता था और ये भी मुमकिन था कि हम साथियों को तो छुड़वा लें लेकिन इनका असला हमें शायद वापस ना मिल सके। अब 3 मुसल्लह बंगाली जुबान जानने वाले फौजियों के हमरा होने से न सिर्फ हमारी नफरी बल्कि असले की कमी भी पूरी हो जानी थी और वापस बांग्लादेश के सफ़र में भी इनकी वजह से हमें खासी सहूलत मिल सकती थी। मैंने ये फैसला भी किया कि जब तक हम शांतिपुर ना पहुंच जाए मैं अपने थाई साथियों और राजी को कैसर और इसके साथियों की मुसीबत में गिरने के मतलब कुछ ना बताऊं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि खुनसा और उमर खान के भेजे हुए ये लोग, जिन्हें सिर्फ मेरी मदद करनी और रंगा माटी तक जाने और वापस वहां से वापस आने का हुक्म दिया गया था, शायद भारत में कैसर और इसके साथियों को दरपेश अफ्ताद से निकालने के लिए अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाने से इनकार कर दें। मुकर्ररा वक्त पर मुजम्मल के बारसाल भेजे हुए दोनों ट्रक रानी, इसके लड़के और रजी की बीवी और हमीद को एक ट्रक में और दूसरे ट्रक में थाई साथियों को लेकर खलना पहुंच गए। रानी वाला ट्रक तो सीधा घाट के इस मकाम पर गया जहां 3 मुसल्लह फौजी JCO और 2 जिन
जवान जिन्होंने हमारे साथ शांतिपुर भी जाना था एक बड़ी लॉन्च में इनके मुंतजिर थे। मैं भी मुजम्मल की जीप में वहीं पहुंच गया। लॉन्च के कप्तान और फौजियों को पहले ही हिरन घाटा पर स्टीमर के मुतल्लक ब्रीफ किया जा चुका था। मैंने रानी को कहा कि वो स्टीमर पर हमारा इंतज़ार करे, चाहे कितने दिन ही लग जाएं। सोनिया भी बहुत जल्द इन तक पहुंच जाएगी। इन्हें रवाना करके मैं मुजम्मल के घर आया। इसके घर के करीब ही थाई साथियों वाला ट्रक खड़ा था। इस ट्रक में इन्हें लेकर मैं मिसेस डेविड के घर पहुंचा। वो सो रही थी। मैंने इसे जगाया और थाई साथियों को इसके हवाले किया। इनके लिए मिसेस डेविड ने 2 कमरे पहले ही तैयार कर रखे थे और खाना भी तैयार था। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे जब हम मिसेस डेविड के घर पहुंचे। मिसेस डेविड ने मुझे बताया कि इसने अपने घर के सामने के दरवाजे को ताला लगा दिया है और अब अकबी दरवाजे को इस्तेमाल किया जाएगा। इसने ये हिफाजती इंतज़ाम इसलिए किया था कि इसके पास वक्त बेवक्त आने वाले दोस्तों और हबाब को ये पता ना चल सके कि चंद अजनबी इस घर में ठहरे हुए हैं। मिसेस डेविड ने मुझे बताया कि इसने भी अपना ज़रूरी सामान पैक कर लिया है और वो हमारे साथ ही पाकिस्तान जाएगी। मैंने इसे कहा कि खूब सोचकर और हर पहलू को देखते हुए अपने फैसले पर नजर सानी करे, क्योंकि एक बार पाकिस्तान जाकर इसका वापस लौटना नामुमकिन होगा। इसने जवाब दिया कि ये इसका कतई फैसला है और अगर इसमें कोई रुकावट हुई तो वो सिर्फ मेरे इसे अपने हमरा ना ले जाने के बायस होगी। मुझे कभी खलना से हिरन घाटा में स्टीमर तक पहुंचने और फिर स्टीमर के सफ़र के दौरान और आइंदा पाकिस्तान में भी सोनिया को समझाने और शोर मचाने और भागने की कोशिश से बाज रखने के लिए मिसेस डेविड की ज़रूरत थी, क्योंकि अपनी रानी माँ समेत हम सब इसके लिए अजनबी थे। सिर्फ मिसेस डेविड से इसकी पहले से थोड़ी सी वाकफियत और सूरत शनासाई थी और वहीं इसे समझाने और राम करने की कोशिश में कामयाब हो सकती थी। मिसेस डेविड ने मुझे ये भी बताया कि डॉक्टर इसे बेहोशी की दवा और सिरिंज दे गया है। ये दवा की खून की नस में लगाने वाली थी। डॉक्टर ने हमारी ज़रूरत के पेश नज़र अपनी जानब से क्लोरोफॉर्म से भरी एक बोतल भी दे दी, जिसे रुमाल पर छिड़क कर और रुमाल नाक पर लगाने से चंद सेकंड में बेहोश किया जा सकता था। सोनिया को वैन से उतारते वक्त हमारे पास इतना वक्त कहाँ था कि इसके खून की नस तलाश करते, लिहाजा मैंने इस वक्त क्लोरोफॉर्म से सोनिया को बेहोश करने का फैसला किया। कर्नल मुजम्मल के घर में पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज चुके थे। मैं बावजूद कोशिश के सो ना सका। मेरा दिल व दिमाग इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में सोनिया के असूल में कामयाबी और इसे बाखैरियत स्टीमर तक पहुंचाने का ख्याल था और दूसरे हिस्से में कैसर और इसके साथियों को इस नागहानी मुसीबत से निकालने की मुख्तलिफ तरकीबें और इनमें कामयाबी के इम्कानात की सोच। इन ख्यालात में गिरा हुआ मैं भला क्यों कर सो सकता था। सुबह 8 बजे जब मुजम्मल का मुलाजम नाश्ता लेकर आया तो मैं बदस्तूर जाग रहा था। नाश्ते के साथ तेज चाय के 2 कप पीने से तबीयत कुछ बेहतर हुई। 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठ बैठा और नहा धोकर और ताज़ा दम होकर मिसेस डेविड के घर के लिए रवाना हुआ। मुझे बहरहाल शाम 7 बजे कैसर के फ़ोन का मुजम्मल के घर पर इंतज़ार करना था। कल हमारा सोनिया के लिए एक्शन डे था और कल रात को ही सोनिया को 3 थाइयों और 3 फौजियों के हमरा हिरन घाटा भेजना था। अब तो मिसेस डेविड ने भी शरीके सफ़र होना था। मैंने मिसेस डेविड को कहा कि अगर प्रोग्राम के मुताबिक सब ठीक रहा तो कल रात 10 बजे इसे सोनिया और मेरे साथियों के हमरा हिरन घाटा के लिए रवाना होना है, लिहाजा अपनी मुकम्मल तैयारी कर ले। थाई साथियों को भी मैंने सब प्रोग्राम समझा दिया और सख्ती से हदायत की कि किसी भी सूरत में गोली ना चलाएं और प्रोग्राम के मुताबिक 3 थाई 3 फौजी और हमीद के साथ सोनिया और मिसेस डेविड को लेकर हिरन घाटा में हमारे मुंतजिर स्टीमर पर जाएंगे और नंबर 2 और 2 साथी मेरे हमरा एक छोटे से मिशन के लिए अगले रोज जैसूर से कुछ आगे दरसना के करीब भारतीय हदूद में जाएंगे। किसी ने इस प्रोग्राम पर एतराज़ नहीं किया। नंबर 2 ने मुझसे पूछा कि अब क्या मिशन है, तो मैंने मुख्तसर जवाब दिया,
اگر تم یا تمہارے ساتھی میرے لیے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو مصیبت میں گرفتار چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ مجھے اپنے ساتھیوں کا حال تو معلوم نہ تھا، لیکن میری اپنی حالت ماضی میں انجام دیے گئے مشنوں سے قبل کی حالت سے قطعاً برعکس تھی۔ ماضی میں مشنوں کے ایکشن ڈے سے قبل میری ایک دو راتیں جاگتے گزرتی تھی اور مشن میں کامیابی یا ناکامی کی سوچ سے میں بے چین رہتا تھا، لیکن اس رات میں بھرپور نیند سویا اور صبح جب اٹھا تو بالکل تر و تازہ تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ شاید یہ تھی کہ ایک کے بعد ایک مسلسل خطرات سے کھیلتے ہوئے میری ذہنی حالت اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ڈر، خوف اور جان جانے کا خدشہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی کہ مستعد میں اب ایسے حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری نازل ہو جاتی تھی۔ کیسر اس کے ساتھیوں اور کلپنا کو بارڈر کراس کروا کے میں ان کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا اور اب صرف سونیا کو اٹھانے اور سٹیمر کے ذریعے بینکاک اور پھر پاکستان جانے کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ درپیش نہ تھا کہ اچانک کیسر کے ٹیلی فون سے صورتحال یک لخت بدل گئی۔ سب مجھے سونیا کو سٹیمر پر چھوڑنے کے بعد پھر بھارت کا بارڈر کراس کرنا اور پولیس کی حراست سے کیسر کے ساتھیوں کو چھڑوانا تھا۔ میں بھارت میں پہلے بھی وانٹڈ تھا اور بھارتی اخبارات میں میری لاکھوں کی تعداد میں تصویریں شائع ہو چکی تھیں اور مجھے زندہ یا مردہ پیش کرنے پر انعام تھا، اور اب یہ میرا قطعی فیصلہ تھا کہ کچھ بھی ہو اور صورتحال کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، میں شانتی پور جا کر اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ گرجے میں مذہبی تقریب سپہر 4 بجے تھی۔ کرنل مزمل نے ٹرک کا انتظام کر دیا تھا۔ میں دوپہر 2 بجے ہی مسز ڈیوڈ کے گھر ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق 3 تھائی ساتھیوں نے مسز ڈیوڈ اور سونیا کے ساتھ سٹیمر پر ہی رہنا تھا اور میرے نمبر 2 راضی اور 2 تھائیوں نے سٹیمر تک لے جانے والی بڑی سپیڈ بوٹ میں میرے ساتھ ہی واپس کھلنا آنا اور پھر درسنا کے بارڈر سے بھارت میں داخل ہونا تھا۔ مسز ڈیوڈ نے بوٹ میں محدود جگہ ہونے کے باعث صرف 2 سوٹ کیس تیار کیے تھے۔ تھائی ساتھیوں نے بھی اپنا غیر ضروری سامان مسز ڈیوڈ کے گھر پر ہی چھوڑنا مناسب سمجھا، جسے ہم بھارت سے واپسی پر اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ تمام تیاری مکمل کر کے ہم 3:30 بجے ہی خانقاہ کی وین کے واپسی کے راستے پر پہلے سے منتخب نابستہ سنسان جگہ پر پہنچ گئے۔ 4 بجے مزمل کا بھیجا ہوا فوجی ٹرک بھی آ گیا، جسے ہم نے وین کو روکنے کے مقام سے تقریباً 60 میٹر دور رکنے کا کہا۔ اس ٹرک میں بھی وہی 3 فوجی تھے جنہیں نے میرے ساتھ سٹیمر تک اور پھر واپس آ کر بھارت میں شانتی پور جانا تھا۔ اس وقت تو یہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے، لیکن بھارت میں انہوں نے سویلین لباس میں جانا تھا۔ میں نے لمبی کیلوں کے بنے ہوئے ٹائر پھاڑنے والوں کیلوں کے ناکام ہونے کی صورت میں نمبر 2 اور راضی کو، جس کا نشانہ بہت اچھا تھا، یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ سڑک پر کیل پھینکنے کے مقام سے 30 فٹ آگے پوزیشن لے کر بیٹھ جائیں، اور اگر کیلوں سے وین کے ٹائر نہ پھٹیں تو وہ فائرنگ سے اس کے ٹائر پھاڑ دیں۔ ہمارے اندازے کے مطابق وین کے رکنے اور ہمارے سونیا کو لے کر ٹرک تک جانے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ صرف ہونے تھے۔ اس دوران اگر کوئی دوسری گاڑی اس سڑک پر دکھائی دینی اور وین کے قریب رکتی تو 2 تھائیوں نے ڈرائیور سے اس کی گاڑی کی چابی لینی تھی۔ ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی تھی کہ فوجی ٹرک سے ہم اغوا کنندہ کا کوئی تعلق دکھائی نہ دے، اس لیے ہم نے ٹرک کو اس جگہ کھڑا کیا تھا جہاں سڑک ایل ٹرن لے کر مڑتی تھی۔ فوجی جیسیوں نے مجھے بتایا کہ سپیڈ بوٹ ایک طے شدہ مقام پر 5 بجے بالکل تیار حالت میں موجود ہوگی۔ اب نئے پروگرام کے مطابق ہمیں سونیا کو لے کر پہلے مسز ڈیوڈ کے گھر جانا اور پھر 15 منٹ میں ہی مسز ڈیوڈ اور سامان کو لے کر سیدھا گھاٹ پر جانا تھا۔ مسز ڈیوڈ نے مجھے بتایا تھا کہ چرچ میں مذہبی تقریب زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، یعنی 6 اور 6:30 کے درمیان۔
वैन ने खनका के लिए रवाना होना था। हम अब पूरी तरह से तैयार सड़क के दोनों जानब वैन की वापसी के इंतज़ार में थे। हमारी असल बेचैनी अब शुरू हुई। इंतज़ार का एक एक लम्हा गुजारना दोबर हो रहा था। मैंने किलो के आधे सेट एक थाई साथी को दिए जो सड़क के दूसरी जानब मेरे मुकाबल खड़ा था। हमसे 60 मीटर के फासले पर एल टर्न के से गुजरकर वैन हमें दिखाई देनी थी और वैन को देखने के बाद हमने किलो के सेट सड़क पर फेंकने थे। शाम 6 बजे ढलते सूरज की रोशनी दरख्तों के बायस खासी कम हो जाती थी, इसलिए मुझे ये भी ख्याल रखना था कि हम किसी गलत गाड़ी को न रोक बैठें। खलना में बहुत कम गाड़ियां थी। खनका की वैन का रंग स्याह था जिसे सिर्फ मैंने ही एक बार देखा था। 60 मीटर दूर से गाड़ी का नंबर पढ़ना नामुमकिन था, इसलिए मुझे अपनी यादाश्त पर भरोसा करना था। मैंने वक्त गुजारी और इस सड़क पर ट्रैफिक का लोड देखने के लिए आने जाने वाली तमाम गाड़ियों और साइकिल रिक्शों को गिनना शुरू किया। ये मसरूफ सड़क नहीं थी और बाकौल मिसेस डेविड के खानका से थोड़ी दूर आगे जाकर ख़त्म हो जाती थी। इस सड़क पर बने घर, बंगालियों और दुकानों को पीछे छोड़कर हमने ऐसी जगह चुनी थी जहां इर्द गिर्द कोई आबादी और दुकान न थी। 6 बजे तमाम तक सिर्फ 2 गाड़ियां और तकरीबन 8 रिक्शे इस सड़क पर से गुजरे। पैदल चलने वालों की तादाद भी बहुत कम थी, जो 6 बजे तक घटते घटते न होने के बराबर रह गई। वैन की आमद का वक्त करीब आ चुका था। मैंने सड़क के बीच आकर सब साथियों को रेड अलर्ट का सिग्नल दिया और फिर अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ गया। 6:45 बजे सड़क के एल टर्न से वैन नमूदार हुई। टूटी फूटी सड़क पर इसकी रफ्तार खासी कम थी। मैंने सड़क पर किलो के सेट फेंके और इस वक्त थाई साथी ने भी अपने सेट फेंके दिए। मैंने रुमाल निकालकर इस पर क्लोरोफॉर्म छिड़का और रुमाल जेब में रखकर अपना सिलेंसर वाला पिस्टल निकाल लिया। वैन हमारे सामने पहुंची तो किलो के सेटों ने अपना कमाल दिखाया। इसके दोनों फ्रंट टायर ठुस करके बैठ गए और हमसे तकरीबन 20 मीटर दूर जाकर वैन रुक गई। वैन के आहिस्ता होते ही हम सब ने इसकी तरफ भागना शुरू कर दिया और जब वैन रुकी तो हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। नंबर 2 ने अपने रिवॉल्वर से ड्राइवर को हैंड्स अप करवाया। ड्राइवर के साथ ही एक मदर नन बैठी हुई थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 2 थाई साथियों ने वैन का स्टीयरिंग साइड दरवाज़ा खोला। अंदर 10 नन बच्चियां एक से लिबास में पहने बैठी थीं। मेरे हाथ में पिस्टल देखकर सब बे इंतहा घबरा गई। मैंने इन्हें अंग्रेज़ी में कहा कि अगर तुम सब बिल्कुल खामोश रहीं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे रोज़ैन को पहचानना दुश्वार हो रहा था। मैंने बुलंद आवाज़ में रोज़ैन से कहा तो सब बच्चियों की निगाहें बेखास्तगी में एक बच्ची की तरफ उठ गई। वो रोज़ैन सोनिया थी। मैं इसे अच्छी तरह से पहचान कर इसकी तरफ बढ़ा और घबरा कर सिमट गई और चीखने लगी। मैंने जल्दी से पिस्टल जेब से निकाल रखकर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल इसकी नाक पर लगाया। इसी दौरान नंबर 2 ने ड्राइवर पर दूसरे थाई की ड्यूटी लगाकर वैन के खुले दरवाजे में खड़े होकर सब बच्चियों को रिवॉल्वर तानकर इन्हें चुप करवाया था। मैंने रोज़ैन को गर्दन की पुछ से थाम कर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल इसकी नाक से लगाया था ताकि वो हिलजुल ना सके और क्लोरोफॉर्म पूरी तरह से असर करे। तकरीबन 45 सेकंड बाद मैंने रुमाल हटाया तो इसकी गर्दन ढलक चुकी थी। मैंने नंबर 2 को इशारा किया और हम दोनों ने इसे खींचकर बाहर निकाला।